आज के इस युग में बिजली भी वायरलेस होती अगर लोग इस वैज्ञानिक को अहमियत दे दिए होते तो। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसके आविष्कारों पर आज सब कुछ चल रहा है, मोबाइल से लेकर इंटरनेट, बिजली से लेकर मोटर और पंखा, सारी जरूरतों की चीजें इस वैज्ञानिक की ही देन है। आज एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी हम आपको बताएंगे जिसके आविष्कारों पर आज की दुनिया टिकी हुई है और उसकी दुखद कहानी सुनकर आप भावुक हो जाएंगे। दोस्तों, एक व्यक्ति थे जॉन कैडमैन। जॉन कैडमैन एक इंजीनियर थे। तो इन्होंने क्या किया कि एक मॉडल बनाया। इस मॉडल के जरिए वो ये साबित करना चाहते थे कि मिस्र में बना पिरामिड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बल्कि इसे बनाया ही इसलिए गया था। इनका कहना था कि पिरामिड उसी तरह से काम कर सकता है जैसे कि निकोला टेस्ला का वार्डेनक्लिफ टावर। निकोला टेस्ला ने भी वार्डेनक्लिफ टावर इसलिए ही बनाया था ताकि बिना तारों के बिजली पैदा की जा सके। इसके बाद जब क्रिस्टोफर डन ने द गीजा पावर प्लांट टेक्नोलॉजीज ऑफ एंशिएंट इजिप्ट नाम से बुक पब्लिश की तो इस बारे में इस बात को और भी ज्यादा जोर मिला कि हो सकता है कि पिरामिड से ऐसा किया जा सकता हो। इसलिए इस किताब के बाद दुनिया भर में साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने मिस्र के पिरामिडों के स्ट्रक्चर वगैरह की डीप स्टडी करना शुरू कर दी। काफी स्टडीज के बाद साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को भरोसा हो गया कि ये पिरामिड इसलिए नहीं बनाए गए थे कि राजा महाराजाओं की मम्मियों को बनाकर उसमें रखा जाए, बल्कि इनको बनाने के पर्पस था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करना। बता दें, यूं तो पूरे मिस्र में छोटे बड़े सारे पिरामिड्स की कुल संख्या 118 है, लेकिन इनमें से जो सबसे बड़ा पिरामिड है वो है पिरामिड ऑफ गीजा, यानी गीजा में बना पिरामिड। इस पिरामिड को कहा जाता है कि इसे खुफू नाम के रूलर की मम्मी के लिए बनाया गया था और इसमें खुफू की कब्र है। लेकिन अब तक हुई रिसर्चेस में इस पिरामिड के अंदर से कहीं से भी कोई भी कब्र नहीं मिली है। वहीं दूसरे पिरामिड्स की बात करें तो जब भी किसी पिरामिड में कोई मम्मी मिली है तो उसके साथ दूसरी चीजें भी जरूर मिलती हैं, लेकिन मिस्र के इस सबसे बड़े पिरामिड में अब तक ऐसा कुछ भी नहीं मिल सका है। वहीं इस पिरामिड का जो साइज है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके कंस्ट्रक्शन में कम से कम 20,000 लोगों की जरूरत पड़ी होगी और इसे कम से कम 20 साल बनाने में लगे होंगे। वहीं इसे बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है उनकी शेप भी बड़ी सटीक है। यही नहीं, बहुत से पत्थरों का वजन तो 5 टन तक का है। इसके अलावा पिरामिड्स को बनाने में जिन पत्थरों का यूज किया गया है उनमें से तो बहुत से पत्थरों को 500 मील की दूरी से भी ले जाया गया था, जबकि उस दौर में रास्तों और व्हीकल्स की बात करें तो ना ही रास्ते आज जैसे हुआ करते थे और ना ही व्हीकल्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। और तो और ये जानकर आप दंग रह जाएंगे कि इस पिरामिड में 23 लाख पत्थर लगे हुए हैं। ये तो बात हुई दोस्तों पत्थरों की, लेकिन इन पत्थरों के अलावा भी पिरामिड को बनाने के लिए जिन मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है उसी तरह के मटेरियल का इस्तेमाल आज इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी किया जाता है। जैसे बात करें इनके सबटेरेनियल चैम्बर की तो ये चैम्बर वोल्ट की तरह काम करता है और झटके मारता है और शॉक वेव प्रोड्यूस करता है। यही नहीं, इसमें मौजूद किंग और क्वीन के जो चैम्बर्स हैं वो पीजो इलेक्ट्रिक नाम के हैं, तो इस तरह से हाई प्रेशर में कंडक्ट की तरह काम कर सकता है। और इन सब के अलावा पिरामिड के एक इंसुलेटर की तरह काम करने वाले मटेरियल से कवर भी किया गया था। तो इस तरह क्रिस्टोफर डन ने पिरामिड को लेकर जो थ्योरी दी थी वो एक तरह से काफी हद तक प्रैक्टिकली भी सही नजर आती है। दोस्तों, लगता है कुछ खिचड़ी जैसा पक गया है ना, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ देर में आपको सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में उन मटेरियल्स के बारे में जिनका इस्तेमाल पिरामिड को बनाने में किया गया है। जैसे बात करें क्वार्ट्ज की, जिसका इस्तेमाल पिरामिड में किया गया है, तो ये मटेरियल दोस्तों पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की तरह काम करता है। दरअसल इस क्रिस्टल की खासियत होती है कि अगर इसे प्रेस किया जाता है तो इसका एक सिरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे कि एक क्रिस्टल का यूज एक बैटरी की तरह भी किया जा सकता है। तो दोस्तों क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी इसी तरह काम करता है। इसके अलावा पिरामिड को 500 मील दूर लाए गए जिन भारी पत्थरों से बनाया गया है वो भी रोज ग्रेनाइट से बने हैं। और रोज ग्रेनाइट की बात करें तो इसमें हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ही क्वार्ट्ज कहा जाता है। अब चलिए उस मटेरियल की भी बात कर लेते हैं जिससे पिरामिड को कवर किया गया था। वो मटेरियल भी दोस्तों खास तरह का मटेरियल था जिसका इस्तेमाल इंसुलेटर की तरह किया गया था ताकि जब पिरामिड में बिजली प्रोड्यूस हो तो पिरामिड से बाहर न जा पाए। इसके अलावा पिरामिड को बनाने में जिन स्टोन्स का यूज किया गया है वो न्यूमिलिटिक्स लाइमस्टोन है, लेकिन इन स्टोन्स को एक और मटेरियल से कवर किया गया था जो कि व्हाइट लाइमस्टोन था। और इसी मटेरियल को दोस्तों पिरामिड से सैकड़ों मील दूर टोरा नाम की एक जगह से मंगाया था, इसलिए ये लेयर एक इंसुलेटर की तरह काम करती है। ये तो बात हुई पिरामिड के बाहर की। अब चलिए अंदर की बात कर लेते हैं। साल 1993 में पिरामिड में एक नया होल मिला था जिसके जरिए पता चला कि वहाँ एक और चैम्बर है। अब उस समय तो इस चैम्बर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल सका क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हाईफाई नहीं हुआ करती थी। लेकिन साल 2011 में इस चैम्बर को रोबोटिक कैमरे की मदद से पूरी तरह खंगाल लिया गया था कि आखिर इसमें क्या है। इसी चैम्बर को दोस्तों नाम दिया गया था क्वींस चैम्बर। इस चैम्बर के बारे में कहा जाता है कि इसमें किसी तरह की केमिकल रिएक्शन होती थी जिससे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि गैस प्रोड्यूस होती थी या नहीं, इस बात का पता कैसे चला। दरअसल दोस्तों क्वींस चैम्बर में 2 शाफ्ट्स हैं जिनमें से एक में हाइड्रोलिक एसिड के ट्रेसेस मिले और दूसरी में जिंक क्लोराइड के ट्रेसेस मिले हैं। अब इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो हाइड्रोजन गैस बन सकती है जो कि हाई प्रेशर में कंडक्टर की तरह काम करेगी। इस सब के अलावा पिरामिड के नीचे 330 फीट के एक सबटेरेनियल चैम्बर मिला है। इसी तरह अगर पिरामिड के टॉप की बात की जाए तो इजिप्शियन ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग पिरामिड्स के जो टॉप होते हैं उन्हें कैप स्टोन कहा जाता है, लेकिन पिरामिड से कैप स्टोन
गायब है। अब ऐसे में कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस कैपस्टोन को गोल्ड का होना चाहिए। इस हिसाब से अगर ये वाकई में गोल्ड का रहा होगा तो शायद ये एक पावर प्लांट की तरह काम करता होगा, क्योंकि कैपस्टोन के साथ पावर प्लांट की थ्योरी बिल्कुल सटीक बैठ जाती है। अब दोस्तों जॉन कैडमिन कहते हैं कि अगर किसी शाफ्ट में सबटेरेनियन चैम्बर में पानी जाता है और वो वाल्व तक पहुंचेगा तो वो वाल्व बार बार खुलेगा और बंद होगा। इससे शॉक वेव पैदा होगी और फिर शॉक वेव जब क्वार्ट्ज क्रिस्टल तक पहुंचेंगी तो एयर आयनाइज हो जाएगी और फिर पिरामिड में बाकी मटेरियल से इसे पिरामिड के टॉप में फोकस किया जा सकता है। इस तरह पिरामिड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर इस दौर में लोग बिजली का करते क्या थे। तो दोस्तों इस बारे में कहा जाता है कि पिरामिड भी निकोला टेस्ला के मॉडल की तरह वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते थे। इस बारे में बता दें कि साल 1897 में निकोला टेस्ला ने एक डिजाइन पेटेंट करवाया था, लेकिन उन्हें इसे प्रैक्टिकली प्रूफ करने के लिए प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए थे। इसलिए उन्होंने उस समय के लिए एक बड़े बिजनेसमैन जेपी मॉर्गन से बात की और कहा कि वो अगर पैसों के मामले में मदद करते हैं तो वो उन्हें एक कम्युनिकेशनल सिस्टम बनाकर देंगे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना लोगों को बिना तारों के इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाए। इसलिए उन्होंने इस बड़े प्रोजेक्ट पर पैसे खर्च कर दिए, जिस वजह से जेपी मॉर्गन काफी गुस्सा हुए। वैसे उनके गुस्से की वजह थी कि टेस्ला ऐसी चीज बनाने जा रहे थे जिससे मॉर्गन के बहुत से बिजनेस बंद हो जाते, जैसे मॉर्गन का कॉपर वायर बनाने का बिजनेस, कोयले का बिजनेस, इस तरह के कई बिजनेस बंद हो जाते। इसलिए मॉर्गन ने फंडिंग बंद कर दी। लेकिन फिर भी टेस्ला ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उधार पर पैसे लिए। लेकिन साल 1917 तक उन पर इतना कर्जा चढ़ गया कि उस प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। दोस्तों टेस्ला पर इतना कर्जा चढ़ गया था कि आखिर में वो एक होटल के कमरे में गरीबी की वजह से मरे हुए मिले थे। उस समय उनकी उम्र 84 साल की थी। टेस्ला की मौत के बाद दोस्तों FBI के एक इंजीनियर जॉन ट्रम्प को बुलाकर टेस्ला के पेपर्स की जांच करवाई। ये डोनाल्ड ट्रम्प के अंकल थे। वेल जॉन ने टेस्ला के पेपर्स की स्टडी की और उसके बाद कहा कि इन पेपर्स की कोई साइंटिफिक वैल्यू नहीं है। जबकि दोस्तों बहुत से लोग गीजा के पिरामिड को टेस्ला की वार्डन क्लिफ टावर के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों बनावट वगैरह काफी मिलती जुलती है और इसलिए ये भी कहा जाता है कि टेस्ला पिरामिड के रहस्य से वाकिफ हो चुके थे। वेल दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका गीजा के पिरामिड के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।